चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोगों को अगला टॉपिक पढ़ना है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसमें सबसे बड़ी बात केमी ऑस्मोटिक मतलब केमिकल और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता होगा, कॉन्सेंट्रेशन के अंतर के चलते, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के चलते जो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। खैर, ऑस्मोसिस एक अलग मतलब प्रक्रिया है, उसमें हम लोग अलग एक टॉपिक है, उसमें हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। कॉन्सेंट्रेशन, कुछ केमिकल्स के कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के चलते जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब पूरी बात समझें। हम लोग पहले पूरा ये जो यहाँ पे आपको बना हुआ है पूरा का पूरा फिगर, इसको हम लोग समझे। देखने से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है कुछ वैसा नहीं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना सर्किल, एक आउटर सर्किल देख रहे हैं और एक इनर सर्किल देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, थैलेक्वाइड का आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है। ये वाला जो पोर्शन है ना वो थैलेक्वाइड का लूमेन है। इस मेम्ब्रेन में क्या क्या लगा हुआ है? तो देखिए ये फोटो सिस्टम 2 है, ये है PQ। PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन। आप इस बात को समझ लें, PQ प्लास्टोक्विनोन। फिर इसके बाद आप देखेंगे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बाद PC। PC मतलब प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन। तो ये सब प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक सीक्वेंस है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद क्या है? फोटोसिस्टम 1। तो ये मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 भी लगा हुआ है भाई। और क्या लगा हुआ है? तो इस मेम्ब्रेन में देखिए ना एक इंजाइम है। कौन इंजाइम? एटीपी सिंथेस इंजाइम। इसका काम क्या है? एटीपी फॉर्मेशन कराना। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एटीपी सिंथेस इंजाइम है। इसका काम है एटीपी के सिंथेसिस में मदद करना, उसके रेट को बढ़ा देना। इतना बात आप समझ गए हो। अब देखिए, याद कीजिए जो हम लोग नॉन साइक्लिक में देखे थे, लूमेन में वाटर क्या होता था? टूटता था। टूट करके 2H+ आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मोलिकुल में ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था। इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ जाते थे? फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में। ये क्या होता था? इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? एक्साइट करके, मतलब एनर्जी से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? जंप कराता था। जंप करा के किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता था। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है एक्चुअली होता क्या है कि ये बाहर की तरफ, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ लोकेटेड होता है और वो डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रॉन ना दे करके क्या वो बाहर की तरफ लोकेटेड होता है और वो क्या करता है? तो डायरेक्ट वो फोटोसिस्टम 1 को नहीं दे करके क्या करता है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये बाहर वाला पोर्शन आप समझ लीजिए स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में जो H+ आयन पड़े हुए हैं उनको पकड़ता है PQ और 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेता है और ये बना देता है PQH2। आप इस बात को समझ रहे होंगे, PQ + 2H+ आयन + 2 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा समझ लीजिए PQH2 बना देता है। समझ गए? और ये PQH2 फिर क्या करता है? यहाँ से ये PQH2 बना और फिर ये PQH2 क्या करता है? अब कहाँ से आएगा बार बार? तो ये तुरंत ये क्या करता है कि 2H हाइड्रोजन इधर मूव कराता है और इधर हाइड्रोजन मूव करा देता है। तो PQH2 से हाइड्रोजन निकल गया तो फिर से PQ बन जाता है आउटर वॉल की तरफ। फिर वही काम होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन जा करके फिर ये PQ को प्लास्टोक्विनोन जो है 2H+ आयन पकड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर से PQH2 बना देता है। फिर जाते समय जाते जाते क्या करता है? हाइड्रोजन इधर ट्रांसफर साइटोक्रोम को कर देता है। फिर उस हाइड्रोजन में से क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और H+ आयन 2 ठो इधर लूमेन में आ गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से PQH2 से बार बार PQ रीजनरेट होता रहता है। समझ गए? बार बार PQ जो है रीजनरेट होता रहता है। रीजनरेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो बार बार PQ कहाँ से आएगा? प्लास्टोक्विनोन कहाँ से आएगा?
फिर ये साइटोक्रोम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको नहीं देता है, क्या करता है, ये प्लास्टोसाइनिन को दे देता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, तब उस इलेक्ट्रॉन को किसको देता है, फोटोसिस्टम 1 को देता है। और फिर ये फोटोसिस्टम 1 इस 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, FD को देता है, फिर FNR को देता है। ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का चेन के अंदर आने वाले डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचता है। बाहर क्यों पहुंचता है भाई, तो जानते हो NADP रिडक्टेज इंजाइम जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। तो देखो ना, स्ट्रोमा में है और NADP भी वहीं पे होता है। और स्ट्रोमा में फिर जो हाइड्रोजन कुछ बचे हुए हैं वो हाइड्रोजन में ले करके NADP प्लस 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया है, यही वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बना देता है NADPH अब प्लस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए। अब आप पूरा बात समझिएगा। बाहर में जो H प्लस आयन था उसको कुछ को तो पकड़ के क्या किया, ये साहब अपने साथ ले आए और जाते जाते कुछ इनको अंदर भेज दिए और इलेक्ट्रॉन को क्या किए, बाहर की तरफ भेज दिए। बाहर में ही कुछ H प्लस आयन जो और थे उनको कुछ को क्या किया, NADP पकड़ करके NADPH में कन्वर्ट करा लिया। अब यहाँ पर वाटर जब टूटा तो इसके भी 2 H प्लस आयन थे, वो लूमेन में ही चले गए, यानी सब तो लूमेन में ही इकट्ठा हो रहा है। फिर बाहर क्या हो रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। स्ट्रोमा साइड में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा और अंदर में H प्लस आयन खूब एनर्जी से भरा हुआ इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके इकट्ठा होने से क्या होगा, यहाँ एनर्जी एक तरह से कहा जाए H प्लस आयन बढ़ा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा भाई। अब बाहर में पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। अब इनके बीच चार्ज का डिफरेंस हो जाएगा, किसके चलते, तो इस H प्लस आयन के चलते, यानी केमिकल के चलते। इसीलिए कहा गया है हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो है अंदर में हाई है, बाहर में लो है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसको कहते हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या हाइड्रोजन या प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है अंदर लूमेन में और स्ट्रोमा में, इनके बीच एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब एक बात बताइए, कहीं पर भी ढेर सारा, सपोज कीजिए, आप याद कीजिए कोई एक बहुत बड़ा कोई एरिया हो, मान लीजिए कोई डैम है, उसके अंदर में ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया। पानी तो पानी है, पानी इकट्ठा हो गया है। बाहर में पानी कम है, डैम के बाहर, अब गेट बंद है, डैम के बाहर पानी कम है। हम लोग क्या बोलते हैं कि डैम में जितना पानी भरा है ना, टूटेगा ना तो बर्बाद कर देगा। इसका मतलब है क्या होता है, इसका मतलब है कि अंदर वाटर के साथ साथ एनर्जी भी भरा हुआ है उसके इकट्ठा होने से। वही बात यहाँ पर भी होता है। H प्लस आयन इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसके चलते क्या होता है, यहाँ एनर्जी भरा हुआ है। अब ये बाहर निकल के अपने को मतलब एनर्जी को कम करने के लिए परेशान है, कॉन्सेंट्रेशन को घटाने के लिए परेशान है। ये उधर की ओर मूव करना चाहता है जिधर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। आप याद कीजिए, डैम का भी पानी क्या चाहता है, यदि उसका गेट खोल दिया जाए तो डैम का भी पानी ये चाहता है कि जिधर पानी कम है उधर हम बह के चले जाएं, एनर्जी अपनी कम कर लें। यहाँ पर भी वही बात होता है, H प्लस आयन चाहता है कि हम बाहर निकल करके अपनी एनर्जी कम कर लें, लेकिन यहाँ निकलने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है यहाँ पे। कौन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ATP सिंथेसिस एंजाइम है, ये 2 पार्ट का बना होता है। एक पार्ट जो होता है CF नॉट होता है, नॉट मतलब जीरो लिख दीजिए, CF नॉट यानी CF के नीचे एक जीरो लगा दीजिए, और एक CF1। CF नॉट जो होता है ये थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में धंसा होता है और ये जो होता है बाहर की ओर स्ट्रोमा की तरफ होता है। इसका विशेषता क्या है, यहाँ कहाँ से इकट्ठा हुआ, वाटर से H प्लस आयन इकट्ठा हुआ था, या बाहर से H प्लस आयन जो आया था वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। ढेर सारे इकट्ठा हो जाने से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था। ये निकलना चाह रहा है तो ये किसके थ्रू निकलेगा, CF नॉट से होता हुआ, CF1 से होता हुआ बाहर निकलेगा H प्लस आयन। ये कौन है, ATP सिंथेसिस एंजाइम है, यही मदद कर सकता है, दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता इसको। ये कहता है क्या, हम निकालेंगे तुमको, हम हैं निकालेंगे तुमको, लेकिन एक शर्त पे निकालेंगे।
तुम्हारे अंदर जो एनर्जी भरा हुआ है ना, वो एनर्जी हम ले लेंगे और तुमको कम एनर्जी करके भेज देंगे। ये बोलता है कि भाई हाँ ठीक है, हमको क्या ज़रूरत है, हम तो अपनी एनर्जी कम करना ही चाह रहे हैं, आपको जो निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन हमको निकालिए। ये तुरंत क्या करता है, एडीपी और पीआई मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन को कहता है चलो 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 चलो, एनर्जी जो है तुरंत तुमको हम मिलवा रहे हैं। एनर्जी ये जब निकलने लगता है तो इसकी एनर्जी को ये क्या करता है कि ट्रैप करके इन दोनों को कंबाइन करा के एटीपी के फॉर्म में निकाल देता है और कम एनर्जी वाले H+ आयन को बाहर निकाल देता है। इनका क्या फ्यूचर है ये आपको अच्छा सा पता है कि स्ट्रोमा में है, तो फिर इनको पकड़ के लाया जाएगा, अंदर ढकेल दिया जाएगा और फिर कुछ को यहाँ पर H+ आयन के फॉर्म में NADP से NADPH में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाहर वाकई में इनका कॉन्सेंट्रेशन कम का कम बना रहेगा, अंदर में भरा रहेगा और इस तरीके से बार बार यहाँ होने से बार बार ATP का फॉर्मेशन होता रहेगा। समझ गए बात को? यानी पूरा किसके चलते हुआ, तो पूरा का पूरा जो ATP का फॉर्मेशन हुआ ये अंदर में H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के चलते हुआ। एक बात और ध्यान रखिएगा, H+ आयन कहीं भी बढ़ जाता है ना तो वहाँ का pH वैल्यू घट जाता है, यानी यहाँ का ल्यूमेन के अंदर का pH वैल्यू क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा क्या हम बोले थे, H+ आयन जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा H+ आयन का, वहाँ पर pH वैल्यू घट जाएगा, यानी एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ का pH वैल्यू घट जाता है। कभी कभी पूछ सकता है कि स्ट्रोमा और लुमेन में pH वैल्यू किसका ज़्यादा होता है, भाई वो ओबियसली बाहर में pH वैल्यू ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का कम है तो pH वैल्यू ज़्यादा होगा, अंदर में कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का ज़्यादा है तो pH वैल्यू कम होगा। समझ गए? दूसरा बात, अब एक चीज़ और हम देखें, हम यहाँ पर क्या बना लिए, ATP हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया, स्ट्रोमा में आपका लुमेन फॉर्म हो गया, मैंने सॉरी स्ट्रोमा में आपका ATP और NADPH फॉर्म हो गया। लुमेन में धीरे धीरे निकलता है, तो ये मत सोचिएगा कि निकलेगा तो सर घट जाएगा, निकलेगा तो फिर इसका भविष्य आपको पता है कि यहाँ से ये होता हुआ फिर से अंदर की ओर जाएगा और वाटर मोलिकुल फिर टूटेगा, फिर ये वाटर मोलिकुल भी यहाँ पर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब देखिए ATP के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, भाई सिंपल सा बात है, हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा ATP का। पहला बात कि हमको मेम्ब्रेन चाहिए, है ना, थैलेकॉइड यहाँ पे एक मेम्ब्रेन चाहिए। दूसरा बात हमको क्या चाहिए, H+ आयन पंप चाहिए, माने H+ आयन को बार बार बाहर से अंदर की ओर बढ़ाता रहे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए, एक ATP सिंथेसिस एंजाइम चाहिए जो कि इसको यहाँ पर ATP फॉर्मेशन में हेल्प करे। और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, यानी यहाँ पर इनके कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट रहे, यानी इनका कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट रहे, H+ आयन अंदर में ज़्यादा हो बाहर में कम हो और बार बार यहाँ पर H+ आयन पंप होता रहे, मैंने इधर से इधर पंप हो और यहाँ से यहाँ पंप हो, ठीक है। और ATP सिंथेसिस एंजाइम हो रहना चाहिए और मेम्ब्रेन, मैंने यही मेम्ब्रेन है ही कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, H+ आयन पंप और एक ATP सिंथेसिस एंजाइम, ये चार चीज़ रहेगा, आराम से ATP बनता रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। यानी ATP के लिए जो क्या क्या शर्तें हैं ये आप नोट कर लिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप देख लीजिए एक बार, फिर से हम उन शर्तों को रिवाइज करा देंगे, आप यहाँ इसको कंक्लूड कर लीजिए। तो हम मिटा दें इसको, है ना। क्या क्या देखिए आप, मेम्ब्रेन, ATP H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस यानी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, H+ आयन पंप और ATP सिंथेसिस एंजाइम, ये चार चीज़ रहेगा, आराम से ATP बनता रहेगा। आज हम लोग यहीं तक, अगला क्लास हम लोग देखेंगे कि इन ATP और NADPH बना तो इनका भविष्य क्या है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। चलिए ओके।